नमस्कार दोस्तों। अपराधों, वारदातों की कहानियों के संग्रह में आज की हमारी कहानी जो है वो आपने सुनी होगी तो आपका भी दिल दहल गया होगा। जिसने भी उस समय सुना था उसका दिल दहल गया था। आज की जो कहानी है 30 अगस्त शाम 7:30 पर 7:07 पर एक महिला कांस्टेबल जिनका नाम था सुमित्रा पटेल, वो फाफा मऊ स्टेशन से सरयू एक्सप्रेस पर सवार होती हैं, जनरल डिब्बे में बैठती हैं और रात 11:15 पर उन्हें अयोध्या कैंट पर उतरना था। नहीं उतरी और ट्रेन मनकापुर पहुंच गई। वहां 2 घंटे बाद ट्रेन वापस अयोध्या जंक्शन वापस आई तो वो भी वापस आई और सुमित्रा जब सुबह 3:05 पर वहाँ ट्रेन जब 2 घंटे खड़ी रही तो वहाँ कोई व्यक्ति उस जनरल डिब्बे की बोगी में सवार हुआ तो देखता क्या है कि सुमित्रा पटेल खून से लथपथ है। उनके ऊपर ब्लेड या चाकू से धारदार हथियार से वार किया गया है। पूरा चेहरा लहूलुहान है, वर्दी फटी हुई है और खून से लथपथ है। तुरंत जीआरपी को वो सूचना प्राप्त होती है। जीआरपी घटना ट्रेन में सवार होती है और तुरंत आनन फानन में उनको उठाकर, चेहरे पर चाकू के निशान थे, चेहरा फटा हुआ था, शरीर पर सब खून लगा हुआ था, वर्दी भी फटी हुई थी, उतारा और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और पूरे अयोध्या, सुल्तानपुर, फैजाबाद मंडल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ये मामला सनसनी की तरह फैल जाता है। तुरंत घटनास्थल पर एडीजी प्रशांत कुमार, एसपी और समस्त लोग पहुंचते हैं और जहां जिला चिकित्सालय ले जाया जाता है वहां इलाज सही नहीं हो पाता है तो तुरंत इनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। मेडिकल कॉलेज में ये उम्मीद नहीं थी कि अब ये बच पाएंगी। इस प्रकार का हमला हुआ था। 9-10 दिन तक के होश नहीं आता है। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि एक महिला कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी मेला में, सावन का जो मेला अयोध्या में लगता है उसमें लगाई गई थी, जो सुल्तानपुर ज़िले में तैनात है। होता क्या है, जब कोई गंभीर बड़ा मेला होता है तो अलग ज़िलों से भी पुलिस को लगाया जाता है। ऐसे में ही इनकी ड्यूटी भी लगाई गई थी, जो फाफा मऊ स्टेशन से बैठी थी और आ रही थी। ऐसे में पुलिस तहकीकात करती है कि इनकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है। उधर मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ पुलिस अपने स्तर से तहकीकात करती है कि पारिवारिक रिश्तों में पैसों के लेन देन की या व्यक्तिगत जीवन में ऐसी कोई दुश्मनी थी। यह इनके गांव, जो इनका गांव है सुल्तानपुर के मदारी पट्टी सराय गोपाल स्टेशन से करीब 400 मीटर की दूरी पर है, वहाँ जाती है। वहाँ पर भी पता लगाया जाता है कि घर में कोई आपसी वाद विवाद तो नहीं था। तो पता चलता है कि जो सुमित्रा है वो 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। और 4 बहनों में जो बड़ा भाई है सचिन उर्फ गुंडे और छोटा भाई मंजीत उर्फ ननके, वो खाली एक कोई बरकत नाम का लड़का था जो इनके साथ में पढ़ता था, बगल के ही गांव में रहता है। उसकी इनकी दोस्ती थी सुमित्रा की और वो कभी कभी स्टेशन तक के छोड़ दिया करता था। इस वजह से कभी भाइयों में कहा सुनी हुई है, बाकी किसके घर में नहीं होती है। लेकिन इसका ये मकसद थोड़े ना है कि कोई अपनी बड़ी बहन के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम कर देगा, इस प्रकार का कोई कांड कर देगा। पुलिस भी उनकी तहकीकात करती है तो दोनों की लोकेशन लखनऊ में ही दिखाई पड़ती है। माताजी से उनके बात की जाती है तो माताजी भी यही बताती हैं कि मैंने सुमित्रा स्पोर्ट कोटे से पुलिस विभाग में कांस्टेबल बनी थी, फिर धीरे धीरे प्रोन्नति के आधार पर हेड कांस्टेबल हो गई और वर्तमान समय में सुल्तानपुर में नियुक्त है। उसके बार बार शादी के लिए कहा गया लेकिन उसने शादी नहीं की। कुछ
परिवार में एक मकान का भी विवाद था। पत्रकारों ने, मीडिया ने, अनेक चैनलों ने उसको पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी प्रकार का परिवार में कोई भी वाद विवाद निकल कर सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में पुलिस बहुत परेशान थी। फिर 3 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर सर और वह जस्टिस श्री आशुतोष श्रीवास्तव की छुट्टी के दिन इस केस के लिए बहुत ही गंभीरता से सुनवाई की गई। यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री मनीष गोयल और एडवोकेट जनरल काउंसलिंग श्री प्रियंका मिट्ठा को भी तलब किया गया और उनके माध्यम से यूपी सरकार और सरकार के अधिकारियों से ये पूछा गया कि पुलिस अभी तक इतने दिन बीत गए हैं, इस केस में अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पाई है। ऐसे में 3 सितंबर को जब ये हाई कोर्ट ने इस केस का संज्ञान लिया तो केस और ज़्यादा गंभीर हो गया, और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया, और ज़्यादा इस केस में जांच पड़ताल शुरू हो गई। ऐसे में एसटीएफ को, अयोध्या की पुलिस टीम को संयुक्त तत्वाधान में इस केस का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने के लिए एडीजी प्रशांत कुमार, पुलिस क्राइम लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी विजय कुमार सर ने बहुत ही तत्परता से एसटीएफ टीम के विशेष पुलिस अधिकारियों की बहुत सी टीमें गठित की गईं और इस केस की पूरी जांच पड़ताल करने के लिए लगाया गया और पूरी तरीके से ये पता किया गया कि कहीं से कोई भी छोटा सा छोटा पॉइंट भी इस केस में न छूटने पाए। लेकिन जब परिवार में, रिश्तेदारी में, घर में किसी प्रकार का कोई क्लू सामने नहीं आया, पहले लग रहा था कि भाइयों का ही कुछ आपसी नाराज़गी हो सकती है, आपसी पैसे का या ज़मीन या संपत्ति का कोई वाद विवाद हो सकता है, लेकिन पुलिस ने जब बारीकी से बारीकी अध्ययन किया तो किसी प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया, खाली हाथ वापस आना पड़ा। ऐसे में पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी कैमरे निकलवाए और सीसीटीवी कैमरों में 3 लोग संदिग्ध हालत में पाए गए और जिनकी बहुत से सीसीटीवी कैमरों में चेक किया गया, जिस प्रकार का उनका हुलिया था, उनका रंग रूप था, उसके आधार पर पुलिस के जो अधिकारी होते हैं और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं पुलिस वालों विभाग में या जो बाहर से हाईजेक किए जाते हैं, उनसे उन लोगों का स्क्रैच बनवाया गया। स्क्रैच के आधार पर वहाँ का डंप डाटा जो सर्वियो स्पेस की जनरल बोगी में चल रहा था, वहाँ से डंप डाटा उठाया गया और डंप डाटे के आधार पर उन तीनों लोगों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर मोबाइल के नंबरों का पता किया गया। फिर मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन लोगों का पता किया जा रहा था। इन लोगों को भी नहीं पता था कि ये मामला इतना गंभीर हो सकता है। उन्होंने जो उस महिला पुलिसकर्मी के साथ इतनी निर्ममतापूर्ण छेड़छाड़ या हमला किया है, वो उनके लिए गंभीर हो सकता है। ऐसे में पूरा कलंदर थाना और यूपी एसटीएफ को पता चला कि ये लोग इनायत नगर में छुपे हुए हैं। तो ऐसे में यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन ने अनीस मास्टरमाइंड था, जो इसमें मेन वो था, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जब ये पहुँचते हैं तो वो लोग अपने आप को घिरा पाते हैं। ऐसे में वो लोग भी फायरिंग करते हैं, जिसमें बार बार फायरिंग होती है। अनीस था और उसका साथी आज़ाद व विशंभर दयाल। ऐसे में पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है, जिसमें अनीस वहां से भाग जाता है और पूरा कलंदर इलाके में कहीं छिपा था। पुलिस मोबाइल लोकेशन को लॉक करती है और पकड़ने का प्रयास करती है, वहां पर जाती है और वहां पर भी अनीस गोली चलाने का प्रयास करता है। गोली चलाने में पूरी नाकाबंदी की जाती है। अनीस पूरा कलंदर इलाके में छिपा था। यूपी एसटीएफ ने जब उसको घेरा, सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने सरेंडर करने से मना कर दिया, बल्कि ऊपर से गोली चलाने लगा।
इसके बाद थाना अध्यक्ष रतन शर्मा के हाथ में भी गोली लगी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसको गोली मारी। तीनों लोगों को गोली से घायल किया, जिसमें आज़ाद और बिशंभर को अस्पताल लाया गया और अनीस को भी अस्पताल लाया गया। लेकिन अनीस को पुलिस ने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हुआ ये था, जब वो सुमित्रा पटेल हेड कांस्टेबल महिला सवार हुई थी तो ये लोग भी उसी ट्रेन में सवार थे और रात का 11-12 बज चुका था। उसमें 2 साधु सवार थे। वो सुमित्रा जो कि पुलिस कांस्टेबल थी, पुलिस विभाग में उनने बहुत से लोगों से मिला होगा, परिचय थी। उन तीनों लोगों के जो मन में चल रहा था, इन लोगों के दिमाग में चल रहा था, उन्होंने पढ़ लिया, इसलिए वो सतर्क हो गई थी। पहले तो उनको बहुत नींद आ रही थी, अपनी बैग डालकर जनरल बोगी में सो रही थी। लेकिन जब इनकी हरकतें, क्योंकि ये लोग बताया जाता है कि गंदी फिल्में उसमें देख रहे थे, और जब इनको अकेला पाया तो छेड़छाड़ करने लगे। ऐसे में सुमित्रा पटेल जी ने इनका जवाब दिया, जवाब में इनके ऊपर हमला किया और बचने का प्रयास किया। फिर इसी का जो साथी है आज़ाद और इस अनीस ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया और इतना ज़्यादा गंभीर घातक हमला किया। और उसके बाद में आगे एक स्टेशन आने वाली थी तो इनको लगा किसी ने चेन खींच दी है या गाड़ी रुकने वाली है। ऐसे में ये हमला करके इनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करके वहाँ से उतरकर ऑटो से अलग अलग रास्ते से फरार हो गए। पुलिस ने जब इन तीनों लोगों की डिटेल निकाली तो संज्ञान में आया है कि ये लोग चोरी करने का काम करते थे, ट्रेन में सवार होकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जैसा कि सुमित्रा पटेल को भी शिकार बनाया, लेकिन अकेली महिला को देखकर इनके मन में इस प्रकार का गंदी हरकत करने का वो हो गया। दूसरा, गंदी फिल्म देखने की वजह से भी ऐसा इनके दिमाग में आया होगा, जहाँ तक ये माना जा रहा है। लेकिन यूपी सरकार की पुलिस तत्परता, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार और हमारी यूपी पुलिस की एसटीएफ, अयोध्या पुलिस, उसके संयुक्त तत्वाधान में इन तीनों को पुलिस ने ढूंढ निकाला और जब इन्होंने जवाबी फायरिंग की तो उस पर इन्होंने भी फायरिंग की, जिसमें अनीस मारा गया। और पुलिस की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और हमारी योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस सरकार ने भी ये बता के रखा है कि महिलाओं और बहनों के साथ अगर कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ करता है और हरकत करता है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी हीला हवाली नहीं की जाएगी। लेकिन ये मामला पहले संज्ञान में न होने की वजह से कि किसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, इसीलिए इस केस का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा था। लेकिन लास्ट में जब पुलिस ने अपने वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर इस केस में जांच पड़ताल की, उसका स्क्रैच बनवाया, तो सभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऐसे में अब 2 को ठीक होने जाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए और उन्हें जेल भेजा जाएगा। बाकी कोर्ट के माध्यम से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आज की घटना में आप देखेंगे एक महिला पुलिसकर्मी जो स्वयं दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रदेशों में पुलिस को नियुक्त किया जाता है, वो अपनी ड्यूटी के लिए आ रही थी। सोहदे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिनके मन में गंदगी है, जिनके मन में इस तरह की वारदातें करने के लिए, अपराध करने के लिए उनको आगे पीछे समाज का किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, ऐसे लोग बहन बेटियों के प्रति तो गंदी निगाह रखते ही हैं और एक महिला पुलिसकर्मी के साथ इतनी जघन्य अपराध, इतना सोचने पे मजबूर कर देने वाला अपराध कर दिया जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। शायद एक आम आदमी, एक सभ्य आदमी, एक समाज में रहने वाला आदमी इस प्रकार के कृत्य को सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उस समय जब ये घटना हुई थी 30 अगस्त को, तो जिसने भी सुना था वो सन्न रह गया था। क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और
विशेष गृह सचिव श्री दीपक कुमार भी हाल चाल लेने अस्पताल गए थे। एडीजी प्रशांत कुमार सर भी साथ में गए थे और उन्होंने इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए तह तक भेजने के लिए कहा था और लास्ट में पुलिस की तत्परता की वजह से ही इस केस का पर्दाफाश हो सका है। और जब हाईकोर्ट ने इस केस में विशेष तरीके से सुनवाई की तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारियां और चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ गईं। लेकिन आज की घटना में हम देखेंगे कि बहन बेटियों को बाहर अकेला पाकर कुछ मानसिक प्रवृत्ति के गंदे लोग जिनके मन में गंदगी है, वो उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, लेकिन इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। किसी भी बहन बेटी के साथ कोई आपराधिक घटना ना घटे और किसी बहन के साथ इस प्रकार की कोई अप्रिय सूचना ना मिले, इसी भावना के साथ आज का हमारा या वीडियो बस यहीं तक। आगे अगली कहानी पर अगली बात की जाएगी। धन्यवाद। आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी आपका विशेष तौर से पुनः हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद।